आप लोगों की ह्यूज डिमांड पर मैंने एक मॉडल पेपर फिर से प्रिपेयर किया है। ये आपका मॉडल पेपर है 9, जो कि आपके 8 तक हो चुके हैं और आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की है और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स भी है। लेकिन बच्चों का बस एक ही शिकायत रहती है कि आंसर की रॉन्ग है, तो हो जाता है। लेकिन अभी मैंने इसमें क्या किया कि आपके जो राइट आंसर हैं वो मैंने क्वेश्चन के नीचे ही शिफ्ट कर दिए, ताकि बाद में मिस्टेक ना हो, क्योंकि जब एक साथ हम उसको प्रिपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। तो ये आपका टेस्ट नंबर 9 है और बहुत ही अच्छे से आप इसको प्रैक्टिस करना। मैं आपसे बस एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आप इसको थोड़ा सा ना OMR सीट पर अपना प्रैक्टिस करो। अब आपको कैसे करना है, राइट आंसर कैसे हाइड करना है वो आप देख लीजिए, क्योंकि आप लोग का उसमें शिकायत रहती थी और सही भी था कि वो बाद में मिस्टेक हो जाती है। लेकिन आप इसे बिना OMR सीट के अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बिना OMR के कर लीजिए, क्योंकि इसमें राइट ऑप्शन दिखेंगे तो आप उससे फिर डिस्ट्रक्शन होगा और कहीं ना कहीं आपको राइट ऑप्शन दिख जाएगा। तो इसलिए चलो जल्दी से हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल वैसा ही बेस जैसा कि आपका पूछा जाता है आपके UP सीनेट एग्ज़ाम में, बिल्कुल वैसे ही मैंने प्रिपेयर किया है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारे बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि जी मॉडल पेपर लेकर आइए, एग्ज़ाम करीब है, एग्ज़ाम करीब है। मैंने ये मॉडल पेपर 9 हो गया है। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि मैं एक मॉडल पेपर आपका तीसरे दिन तो मैं अपलोड कर ही दूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है DNA रेप्लिकेशन में लेगिंग, एक मिनट, हाँ, DNA रेप्लिकेशन में लेगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस किस रूप में होती है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके कंटिन्यूस स्ट्रैंड, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, सिंगल फ्रेगमेंट या फिर RNA स्ट्रैंड्स। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर DNA रेप्लिकेशन में RNA प्राइमर हटाने वाला एंजाइम कौन सा है। DNA रेप्लिकेशन जब होता है तो उसमें RNA का जो प्राइमर होता है उसको हटाने वाला एंजाइम कौन सा होता है। DNA लाइगेज, हेलिकेज, DNA पॉलीमरेज या फिर प्राइमेज। तो आपका DNA पॉलीमरेज जो होता है वो आपका DNA रेप्लिकेशन में RNA प्राइमर को हटाने वाला एंजाइम होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये 120 क्वेश्चंस हैं जिसमें मैं आपके बायोलॉजी के MCQ प्रैक्टिस कराऊंगी, नर्सिंग एप्टीट्यूड के, इंग्लिश ग्रामर के, फिजिक्स के आपके देखना बहुत ही अच्छा लेवल है। मैं फिजिक्स के आपको MCQ दिखाती हूँ, बिल्कुल भी बेसिक नहीं है। और उसमें जो आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी मैंने ऐड किए हैं, ताकि आप लोगों की जो शिकायत रहती है कि दी आपने न्यूमेरिकल नहीं ऐड किए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी ऐड किए हैं। तो वो भी आप देख लेना। देखिए ये आपके फॉर्मूला बेस्ड आपके न्यूमेरिकल रहने वाले हैं, ये देखिए। तो ये भी आप अपना अच्छे से प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं। और केमिस्ट्री का भी लेवल मैंने अप किया है, यहाँ पर सारे ही सब्जेक्ट्स के लेवल अप किए हैं। तो आप बताना इसमें से आपके कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, बस चीटिंग मत करना, चीटिंग बिल्कुल भी मत करना। और केमिस्ट्री का भी लेवल बहुत अच्छा वाला मैंने यहाँ पर लिया। नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके तो आपको लगने ही लगेगा कि हाँ दी सच में आपने लेवल अप किया, और बहुत ही अच्छा लगा इस मॉडल पेपर को प्रैक्टिस करने के बाद। और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना, मतलब बिल्कुल भी निराश नहीं होना। आप धीरे धीरे अब मीडियम से ऊपर की तरफ आ रहे हो आप अभी, तो आपका लेवल इंक्रीज़ हो ही गया है। मुझे पता है आप काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो गए हो अभी आप। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमने 2 क्वेश्चन देख लिए, अभी हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, हाँ, C4 प्लांट्स में CO2 फिक्सेशन का पहला स्थिर उत्पाद क्या है। C4 प्लांट्स में CO2 फिक्सेशन का पहला स्थिर उत्पाद क्या है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट्स ऑफ CO2 फिक्सेशन इन C4 प्लांट्स इज, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं RUBP, PGA, मैलेट या फिर ऑक्जेलोस्टेट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ऑक्जेलोस्टेट, यानी कि C4 प्लांट्स में CO2 का फिक्सेशन कौन करता है, आपका फर्स्ट प्रोडक्ट आपका ऑक्जेलोस्टेट। आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए होंगे बहुत अच्छे से। मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं अभी, लेकिन जो बच्चे न्यू हैं उनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नई हैं। उनको ये देखने में ऐसे लग रहे होंगे क्वेश्चन कि कितने डिफिकल्ट हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। कुछ बेसिक रहेंगे, कुछ मॉडरेट रहेंगे। और बायोलॉजी का लेवल तो अच्छा ही रहता है आपके UP सेनेट एग्जाम में, यही चीज़ मैं आपसे स्टार्टिंग से बोलती आई हूँ। फोटो रेस्पायरेशन किस स्थिति में बढ़ता है। फोटो रेस्पायरेशन किस स्थिति में बढ़ता है। हाई CO2, लो टेम्परेचर, हाई O2 ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर लो टेम्परेचर रहेगा तब, या फिर हाई ह्यूमिडिटी रहेगी तब। तो जो आपका फोटो रेस्पायरेशन होता है वो आपका जब हाई ऑक्सीजन रहती है तब जाकर वो ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। उस कंडीशन में वो इंक्रीज होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेफ्रॉन में अधिकतम पुनः अवशोषण कहाँ होता है। नेफ्रॉन की बात चल रही है, यानी कि जो हमारी किडनी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उनमें सबसे ज़्यादा मतलब जो अधिकतम यानी कि मैक्सिमम रीऑब्जर्वेशन होता है कहाँ होता है। यहाँ पर उसके पार्ट्स दिए हुए हैं नेफ्रॉन के, लूप ऑफ हैनले, कलेक्टिंग डक्ट, DCT। किसका अवशोषण, पुनः अवशोषण, यानी कि दोबारा से रीऑब्जर्वेशन, तो किस पार्ट में होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर चेक करेंगे, PCT, ठीक है। तो अगर आपने नेफ्रॉन पढ़ा होगा, नेफ्रॉन जो आपके किडनी वाला पार्ट होता है उसमें ना आप बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं पढ़ा तो दोबारा जाके पढ़ लीजिए, यूट्यूब पर सर्च कर लेना, ठीक है। आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम वाली यूनिट, उसमें नेफ्रॉन पढ़ाया होगा। उसमें आपका जो एब्जॉर्बेशन होता है वो आपका होता है PCT में, प्रॉक्सिमल ट्यूबल्स, ठीक है।
ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती। नर्सिंग एप्टीट्यूड में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, और मैंने बहुत सारे अपने MCQ 100 MCQ की क्लास मैंने अपने नर्सिंग एप्टीट्यूड की डाली है, इंग्लिश ग्रामर के 100 MCQ की क्लास डाली है। आपको ड्रेस कोड क्या पहन के जाना है वो मैंने अभी कल ही वीडियो डाली है, वो देख लेना। OMR सीट कैसे फिल करनी है वो मैंने वीडियो अपलोड की है, वो जाके देख लेना। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से सब मैंने अपने वीडियो चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, तो जाकर वो चेक कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं आपके लिए। कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम बढ़ाता है? कौन सा हार्मोन होता है जो आपके ब्लड में कैल्शियम का जो लेवल है वो इंक्रीज़ करता है? कैल्सिटोनिन, थायरोक्सिन, पैराथार्मोन या फिर इंसुलिन। तो कैल्शियम के लिए जो आपका हार्मोन है वो कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? आपका पैराथार्मोन। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नोड हृदय में किस भाग में स्थित होता है? ऐसे नोड हृदय के किस भाग में स्थित होता है? जो ऐसे नोड होता है आपके हार्ट में वो किस भाग में स्थित होता है? राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो आपका प्रेजेंट होता है ऐसे नोड वो कहाँ पर होता है? आपका राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एट्रियम में ऐसे नोड, ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ओके, आगे चलते हैं। क्रॉसिंग ओवर मियोसिस के किस फेज में होता है? क्रॉसिंग ओवर मियोसिस के किस फेज में होता है? ठीक है, सेल डिवीजन वाला टॉपिक है आपका, सेल डिवीजन। जहाँ पर सेल डिवीजन होता है तो उसमें पूछा है कि जो मियोसिस के किस फेज में होता है? क्रॉसिंग ओवर, मियोसिस होता है ना, माइटोसिस और मियोसिस दो स्टेज होती हैं सेल डिवीजन की, तो उसमें जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो किस फेज में होता है? मियोसिस के। मेटाफेज में, प्रोफेज में, टीलोफेज में या फिर एनाफेज में? तो प्रोफेज में ये चीज़ होती है। ठीक है, प्रोफेज में होता है क्रॉसिंग ओवर क्रोमोसोम्स का। ओके, आगे बढ़ते हैं। CAM प्लांट्स में स्टोमेटा कब खुलते हैं? CAM प्लांट्स में स्टोमेटा कब खुलते हैं? दिन में या रात में या फिर कभी नहीं? तो आपके जो कब खुलते हैं आपके प्लांट्स में स्टोमेटा? रात में खुलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। ब्लड में रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के रेस्पॉन्सिबल है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? न्यूक्लियस में, राइबोसोम में, साइटोप्लाज्म में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में? तो आपका जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है वो होता है आपका साइटोप्लाज्म में। ओके, डबल फर्टिलाइजेशन किस में होता है? किस में होता है आपका डबल फर्टिलाइजेशन? एंजियोस्पर्म्स में, जिम्नोस्पर्म्स में या फिर आपका फंजाई में या फिर एल्गी में? तो आपके जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं इनमें आपका डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, रक्त की कौन सी रक्तवाहिका ऑक्सीजन युक्त रक्त लेके जाती है? जैसे कि ब्लड का, यहाँ पर आपका ब्लड सर्कुलेशन वाले टॉपिक का क्वेश्चन है आपका ये। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं वो कौन सी रक्तवाहिका यानी कि ब्लड वेसल्स होती हैं? पल्मोनरी आर्टरी, वेना कावा, पल्मोनरी वेन या फिर ओर्टा? तो जो आपकी पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, ठीक है, हमारी होल बॉडी तक। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीएच एंजाइम एक्टिविटी को कौन प्रभावित करता है? पीएच एंजाइम एक्टिविटी को कौन प्रभावित करता है, कौन इफेक्ट करता है? चेंज टेम्परेचर, ब्रेक्स प्रोटीन, अल्टर एक्टिव साइट या चेंज डीएनए? तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका अल्टर एक्टिव साइट। ठीक है, ये आपके जो एक्टिव साइट्स होती हैं वो पीएच एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करती हैं। ठीक है, जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? क्या है जाइलम का मुख्य कार्य आपका? जाइलम और फ्लोएम मैंने बहुत सारी आपकी जो यूट्यूब वीडियोज़ हैं उनमें करा रखा है जाइलम का और फ्लोएम का। तो जाइलम का जो मुख्य कार्य होता है प्लांट्स में आपके जल का परिवहन करना, यानी कि वाटर का ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास, इकोलाई या लैक्टोबैसिलस? तो जो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है वो होता है आपका राइजोबियम। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। माइलिन सीड्स का क्या कार्य है? आप बोलेंगे कि दी इस तरह के इतने ईजी क्वेश्चन ये ईजी लग रहे हैं आपको? अच्छा, ईजी नहीं है, ऐसा नहीं कहूँगी कि सेम यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हाँ लेवल यही रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है बायोलॉजी का। बाकी सब्जेक्ट्स देख लेना आप, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छे लेवल के मैंने क्वेश्चन इसमें डाले हैं। और एक चीज़ और मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर चैनल पर नए हैं, क्योंकि आपकी लाइफ टाइम ऐसे ही हेल्प होती रहेगी। आप मेरी पुरानी वीडियोस जाके देख सकते हैं कि बच्चों ने जो डिमांड्स की हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, चाहे मैं कितनी भी बिजी हूँ। तो मैं अभी 4th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ और मेरा BSc नर्सिंग चल रहा है एक प्राइवेट कॉलेज से। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्यारे कमेंट करते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं, मुझसे उम्मीद रखते हैं, और मैं उनके रिगार्डिंग ही वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना, प्यार सा कमेंट कर देना, ऐसे ही बने रहना। अगर आप BSc नर्सिंग में एडमिशन ले लेंगे तो उसके रिगार्डिंग भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए मैं काफ़ी यहाँ पर हेल्प करती हूँ और सेकंड सेमेस्टर का भी इस साल में स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो माइलिन सीड्स का क्या कार्य होता है?
तो माइलिन सीज का कार्य होता है स्पीड अप इम्पल्सिस, आवेग को तेज करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस को कौन नियंत्रित करता है? व्हाट कंट्रोल्स प्रोटीन सिंथेसिस? mRNA, DNA, राइबोसोम या फिर आपका RNA? तो प्रोटीन सिंथेसिस को कौन नियंत्रित करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है तो वो आपका कौन नियंत्रित कर रहा है? आपका DNA। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी किसने दी थी? तो ट्रांसपायरेशन फुल थ्योरी किसने दी थी? मेंडल ने, डैक्सन एंड जोली ने, डार्विन ने या फिर पॉस्चर ने? तो जो आपकी ये थ्योरी दी थी आपकी डैक्सन एंड जोली ने। ओके, शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन कौन सा अंग करता है? डिटॉक्सिफिकेशन कौन सा अंग करता है, कौन सा पार्ट करता है डिटॉक्सिफिकेशन? ये डिटॉक्स करना यानी कि जो बेकार जो वेस्ट मटेरियल रहता है उसको बाहर एक्सक्रीट आउट कर देना। किडनी, हार्ट, लंग या फिर लीवर? तो आपका जो डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि जो बाहर से जो कोई भी हार्म्स चीज़ें आती हैं उनको डिटॉक्स करना, उनको रिमूव करना, तो ये आपका लीवर का वर्क होता है। एक्सक्रीट आउट मैंने गलत बोल दिया, एक्सक्रीट आउट तो हमारी ये किडनी करती है, एक्सक्रीट आउट नहीं, डिटॉक्सिफिकेशन का जो वर्क होता है वो हमारे किडनी का लीवर का होता है। ठीक है, ये इसका वर्क होता है आपका यूरिन को बनाना, यूरिन को पास आउट करना और आपका ब्लड को प्योर करना। ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटेशन में क्या होता है? व्हाट हैपन्स इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटेशन? तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटेशन में क्या होता है? इनहिबिटर बाइंड्स एक्टिव साइट, एंजाइम डिस्ट्रॉयड या प्रोडक्ट इंक्रीज या फिर सबस्ट्रेट रिप्लेस? तो जो आपके कॉम्पिटिटिव इनहिबिटेशन का वर्क होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटेशन उसमें क्या होता है? आपका इनहिबिटर बाइंड्स होते हैं एक्टिव साइट्स में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स में कौन सा हार्मोन देता है? रेस्पॉन्स कौन सा हार्मोन देता है यानी कि फाइट और फ्लाइट? ठीक है, कोर्टिसोल, इंसुलिन, एड्रेनल या फिर थायरोक्सिन? तो आपको पता ही है एड्रेनल हमारा जो है ये हमारा इमरजेंसी हार्मोन होता है, तो यही हमारा फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स देता है। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस कब होता है? प्लाज्मोलाइसिस, व्हेन डज प्लाज्मोलाइसिस अगर? आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, प्योर वाटर, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन? प्लाज्मोलाइसिस कब होता है आपका? तो वो होता है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस आपका होता है हाइपरटोनिक, जब आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है तब आपका प्लाज्मोलाइसिस होता है। प्लाज्मोलाइसिस यानी कि प्लाज्मा का ब्रेकडाउन होना। ठीक है, ओके। माइटोसिस में क्रोमोसोम्स इक्वेटर पर कब व्यवस्थित होते हैं? माइटोसिस में क्रोमोसोम्स इक्वेटर कब व्यवस्थित होते हैं? इन विच स्टेज डू क्रोमोसोम्स अलाइन एट इक्वेटर? माइटोसिस में क्रोमोसोम्स इक्वेटर कब व्यवस्थित होते हैं? एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज? ठीक है, तो आपकी जो मेटाफेज होता है उसमें आपके क्रोमोसोम्स इक्वेटर मतलब हो जाते हैं, एक स्टेज में वो आ जाते हैं। ठीक है, अभी अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं और राइट ऑप्शन भी नीचे एडेड हैं। ये सारे अगर मैं कराने बैठ गई, देखिए इतने इजी भी नहीं है और इतने हार्ड भी नहीं है, मीडियम लेवल के हैं आपके यहाँ पर फिजिक्स के क्वेश्चंस। और कुछ क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री के हैं, देखिए इसमें जो आपके ये न्यूमेरिकल दिए हुए हैं इनको भी अपना फॉर्मूला बेस आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी अगर हम बात करें केमिस्ट्री के MCQs की, तो केमिस्ट्री में भी बहुत अच्छे MCQs हैं, बहुत अच्छा लेवल मैंने यहाँ पर लिया है। बात करते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के MCQ की। ठीक है, नर्सिंग एप्टीट्यूड की आप प्रैक्टिस कर लेना, PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। नर्सिंग एप्टीट्यूड सेक्शन D, ठीक है, ABCD, यहाँ पर आपका जो ABCD आपका 4 सेक्शन है वो है यहाँ पर स्टार्ट। ठीक है, क्योंकि आपके 5 सब्जेक्ट हैं जो आपके UPSC नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड आपका पोर्शन स्टार्ट होता है। यहाँ पर पूछा है आपसे कि RCH, वेट, यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है RCH का फुल फॉर्म क्या है? देखिए बहुत अच्छी क्लास है आपकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं चाहती हूँ बस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं भी मेहनत से ये वीडियो आपके लिए प्रिपेयर करती हूँ, आपके लिए पूरा रिकॉर्ड करती हूँ, फिर आपके लिए पोस्ट करती हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। बस आपको करना इतना मेरे फेवर में कि आपको बस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पर नए हैं तो। ठीक है, बस इससे ज़्यादा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसे ही मेरे साथ बने रहें ताकि आपकी ऐसे ही हेल्प होती रहे और मेरे पास एक अच्छे से सब्सक्राइबर्स हों ताकि वो मुझे सपोर्ट करें और मैं उन्हें सपोर्ट करूँ। ठीक है, तो RCH का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, रूरल चाइल्ड हेल्थ, रीजनल केयर हॉस्पिटल, रिप्रोडक्टिव क्लिनिकल हेल्थ। तो आपका जो RCH है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव यानी कि जो जननी होती है, जो माँ होती है, जिसके पेट में बेबी होता है, जो वो प्रेग्नेंट होती है वो, और चाइल्ड यानी कि जन्म के बाद जो बेबी होता है उसकी हेल्थ का ख्याल रखना, ये होता है RCH का फुल फॉर्म। ठीक है, ओके।
GYCV, इसकी फुल फॉर्म क्या है? GYCV, देखिए फुल फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो फुल फॉर्म्स पे मैंने एक और वीडियो बनाई है, उसमें ये मिस हो गई हैं, लेकिन ये आपको ध्यान रख लेनी है। बहुत अच्छी अच्छी फुल फॉर्म्स हैं, उसमें मैंने नर्सिंग लाइन से रिलेटेड बनाई थी। अभी ये जो फुल फॉर्म है, ये कुछ जो उसमें बची हुई थी मैंने यहाँ पर ऐड की है, तो इनको भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। GYCV का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GYCV? तो गायनाकोलॉजी सर्वाइकल विजिट, ग्रोथ ईयर चाइल्ड विजिट, जनरल यंग चाइल्ड वैक्सीनेशन या गायनाकोलॉजिकल क्लिनिकल वेरिफिकेशन। तो जो आपका इसका राइट ऑप्शन है वो होगा जनरल यंग चाइल्ड वैक्सीनेशन। ठीक है, इसको अच्छे से रिमाइंड कर लो, याद कर लो, कॉपी पे लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल यंग चाइल्ड वैक्सीनेशन, यानी कि जो आपके जनरल जो यंग चाइल्ड होते हैं उनका वैक्सीनेशन करना, वो आता है आपका GYCV में। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की थ्योरी का मुख्य आधार क्या है? क्या है उनका मुख्य आधार? जो उन्होंने थ्योरी दी थी उसका क्या बेस है, क्या चाहती थी वो, मेन बेसिस क्या है? तो क्लीन एनवायरनमेंट, मेडिकेशन, सर्जरी, टेक्नोलॉजी। तो आपकी जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की थ्योरी थी वो उन्होंने दी थी क्लीन एनवायरनमेंट, यानी कि अगर हम अपना एनवायरनमेंट क्लीन करते हैं तो आपकी जो आधी डिजीज़ है वो वैसे ही खत्म हो जाती हैं, आप जल्दी से जल्दी क्योर हो सकते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को किस नाम से जाना जाता है? लेडी विद द लैम्प के नाम से। इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, पहले ऐसे ही ऑप्शन पूछे जाते थे क्वेश्चन। हाई रिस्क प्रेगनेंसी का सही इंडिकेटर कौन सा है? हाई रिस्क प्रेगनेंसी का, हाई रिस्क, ठीक है, तो इसमें कौन सा है? एज, यानी कि एज अगर 30 से नीचे है, या फिर आपकी मोर देन 35 है, या तो लेस देन 18 है, या फिर मोर देन 35 है, तो क्या वो हाई रिस्क इंडिकेटर है? नॉर्मल BP, फर्स्ट प्रेगनेंसी, या फिर बैलेंस डाइट। तो इसमें से कौन सा है हाई रिस्क इंडिकेटर? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अगर 18 से नीचे हम बेबी कंसीव करते हैं, प्रेग्नेंट होती है कोई लेडी, तो उसको वो हाई रिस्क इंडिकेटर है। ठीक है, या फिर 35 से अबव। ठीक है, फोटोग्राफ का मुख्य उपयोग क्या होता है? फोटोग्राफ का मुख्य उपयोग क्या है? तो मेन उपयोग होता है फोटोग्राफ का तो लेबर मॉनिटरिंग, BP मेजरमेंट, टेम्परेचर चार्ट, या फिर फेटल वेट। तो जो आपका फोटोग्राफ का जो मेन पर्पस होता है वो होता है आपका लेबर का मॉनिटरिंग करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। न्यूनेटल पीरियड्स में कितने दिन का होता है? न्यूनेटल पीरियड्स कितने दिन का होता है आपका? 0 से 28 डेज। क्योंकि ये जब मैंने अभी MCQ क्लास ली थी अपनी 100 MCQ की नर्सिंग एप्टीट्यूड की, तो उसमें ये क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ये ईजिली करा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 80। APGAR स्कोर में कौन सा शामिल नहीं होता? ठीक है, APGAR, ये कि जो आपका बेबी का आप मेज़र करते हो जब बेबी बोर्न होता है तब, तो उसमें कौन सा शामिल नहीं होता? हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, या फिर मसल टोन। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं? आपकी हार्ट रेट हम उसमें उसकी चेक करेंगे, ठीक है, एपीरियंस है, पल्स रेट है, ठीक है, और ब्लड प्रेशर उसमें से हम चेक नहीं करते हैं, ब्लड प्रेशर हम बेबी का चेक नहीं करते हैं, मसल टोन भी हम उसमें चेक करते हैं। ठीक है, तो उसमें ब्लड प्रेशर नहीं आता, बाकी ये तीनों चीज़ें आती हैं, तो राइट ऑप्शन होगा आपका सी, ब्लड प्रेशर। ओके, कोलेस्ट्रॉम किससे भरपूर होता है? कोलेस्ट्रॉम में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉम यानी कि आपके बेबी जो आपका फीड करता है फर्स्ट दूध माँ का, उसे कहते हैं कोलेस्ट्रम। तो उसमें क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं? तो कुछ तो होता होगा ना, तभी तो हम बोलते हैं कि कोलेस्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका प्रोटीन एंड एंटीबॉडीज़, जो आपके प्रोटीन होते हैं, एंटीबॉडीज़ होते हैं, वो आपके कोलेस्ट्रॉल में प्रेजेंट होते हैं, ताकि बेबी को आने वाली डिजीज़ से प्रोटेक्ट किया जा सके। उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में क्या अलाउ नहीं है? ठीक है, क्या अलाउ नहीं होता है? व्हाट इज़ नॉट अलाउ इन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग? तो ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग में क्या अलाउ नहीं है? वाटर, मेडिकेशन, या फिर ORS। तो आपका जो पानी होता है उसमें आपकी वो अलाउ नहीं होता है बेबी को 6 मंथ तक, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, तो इसमें वाटर अलाउ नहीं होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में लेबर में क्या होता है? फर्स्ट स्टेज जो होती है लेबर की, उसमें क्या होता है? तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुकी हूँ। सर्वाइकल डायलेशन होता है, पहले सर्विक्स जो होती है वो अपना डायलेट होती है, तब उसके बाद क्या होता है? बेबी की डिलीवरी होती है, फिर उसके बाद क्या होता है? प्लेसेंटा डिलीवरी होती है। सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है, या फोर्थ स्टेज है? कहीं भी क्वेश्चन आए तो आप इसको कर सकते हो। मैटरनल मोटिलिटी किस अवधि में मेज़र होती है? जो आपकी मैटरनल मोटिलिटी है वो किस अवधि में मेज़र होती है? मैटरनल जो आपकी जब कोई भी वुमेन है वो प्रेग्नेंट है, उसकी मोर्टेलिटी, उसकी जो दर होती है वो कब, किस अवधि में, किस ड्यूरेशन में वो मेज़र होती है? प्रेगनेंसी टू 42 डेज आफ्टर डिलीवरी, यानी कि प्रेगनेंसी से डिलीवरी के 42 दिन बाद, ओनली प्रेगनेंसी में, या डिलीवरी ओनली, या फिर आफ्टर 1 ईयर। तो वो आपकी कब मेजर होती है? जब आपकी प्रेगनेंसी टू 40 डेज आफ्टर डिलीवरी, यानी कि नहीं सॉरी, प्रेगनेंसी के 40 डेज से आफ्टर डिलीवरी तक वो आपकी मोर्टेलिटी चेक होती है। ठीक है, डिलीवरी तक। ओके, पल्स रेट बढ़ने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं पल्स रेट बढ़ने को? मैंने आपको दो चीज़ बताई थी, एक चीज़ बताई थी ब्रेडी और एक बताई थी
टैकी। तो आपकी अगर कम रेंज है तो ब्रेडी, ज़्यादा है तो टैकी। यहाँ पे पल्स रेट क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो टैकीकार्डिया। ओके। हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी। एरिथमिया यानी कि जो आपकी सांस लेने की जो कंडीशन है वो आगे ऐसे मतलब तेज़ी से हम सांस ले रहे हैं, यानी कि ऊपर नीचे वो सांस हो रही है ना, जो आपकी ब्रीदिंग रेट है, ठीक है। ये आपका पल्स रेट की बात चल रही है, टैकीकार्डिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। बीपी इतना है तो क्या होगा, आपका 140/80 है तो बीपी कैसा है आपका, हाइपरटेंशन, क्योंकि नॉर्मल बीपी तो आपका 120/80 होता है, लेकिन आप आपका 140 है तो डैट मीन्स ये आपका हाइपरटेंशन है। लेकिन अगर आपका बीपी होता 90 + 60 तो वो क्या होता आपका हाइपोटेंशन, ठीक है। शॉक नॉर्मल क्या है 120, शॉक क्या होता है, ये इसका ऑप्शन खामोखा ही दे दिया। विटामिन डी डेफिशिएंसी को क्या कहते हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस, वो आपकी विटामिन ए की कमी से होता है। एनीमिया जो कि आपके HB की कमी से होता है, इसका भी विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेट्स होता है आपके विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, ठीक है। ORS का मुख्य उपयोग कब होता है, डायरिया में होता है। मैं CHC में स्टैंडर्ड बेड कैपेसिटी कितनी होती है, जो आपके CHC होते हैं यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सर्विस, उसमें जो आपकी बेड की कैपेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, तो 10, 20, 30, 50, तो आपके जो वहाँ पर जो बेड होते हैं उनमें होती है 30, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। PHC में पॉपुलेशन को कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है, PHC यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसमें कितनी पॉपुलेशन को कवर करते हैं, वो जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं जो आपके गांव में आसपास खोले जाते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट आपका प्राइमरी हेल्थ केयर होता है, ठीक है। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, तो इसमें कितनी पॉपुलेशन, 10,000, 30,000, 50,000 या फिर 1 लाख, तो आपकी 30,000 पॉपुलेशन आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर कवर कर लेता है, ठीक है। सब सेंटर कितनी पॉपुलेशन को सीवियर करता है, सर्व करता है। अब आती है बात सर्व सेंटर की, सब सेंटर की, ठीक है। तो पहले बात PHC की चल रही थी, अब CHC की चल रही है। तो यहाँ पर जो आपकी पॉपुलेशन है वो होगी आपकी 3,000 से 5,000, ठीक है। 3,000 से 5,000 यानी कि उसकी रेंज बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर क्या मेजर करता है, 1 मिनट, मुझे एक क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो रही है। इसका राइट ऑप्शन PHC का यहाँ पर 3,000 दिया हुआ है ना, 3,000, 30,000 दिया हुआ है, तो ये गलत है शायद, 30,000 नहीं होगी यहाँ पर, ये मुझे गलत लग रहा है। ये मैं अभी बोल रही हूँ आपको, प्लीज़ इसको एक बार थोड़ा सा देख लेना, सर्च कर लेना, ये क्वेश्चन गलत लग रहा है मुझे। 30,000 नहीं होती है, तो पॉपुलेशन आपके गांव की भी नहीं होती है, 3 से 5,000 होती है आपकी PHC की, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की। तो आप जरा एक बार देख लेना प्लीज़, ये गलत लग रहा है मुझे, है ना, ये गलत है आपका क्वेश्चन नंबर 90। और 91 की बात अगर हम करें तो 91 भी एक बार आप देख लेना, क्योंकि फिर दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं हो रही है। मैं देख के इसमें मैं ना मेंशन कर दूंगी आपको कमेंट, ठीक है। एक बार फिर से रीचेक करके मैं कमेंट मेंशन कर दूंगी आपको, कमेंट में मैं पिन कर दूंगी फिर, ठीक है। अपना अच्छा सा प्यारा सा रिव्यू देना, बिल्कुल भी नेगेटिव रिव्यू मत देना, बहुत ही प्यारा सा कमेंट करना, हार्ट भेजना। वैसे तो आप मुझे ऑलरेडी इतने भेजते हो कि मैं खुद इतनी खुश हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा, आपसे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, मैं खुद आपसे इतनी ज़्यादा इंप्रेस हूँ इस चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा। 92 की बात करें तो पल्स ऑक्सीमीटर क्या मेज़र करता है, देखिए आपके पास मिक्सर आपके पास आ जाएंगे ऑप्शन, कंफ्यूज मत हो जाना कि उसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन तो उसका मेन इंपॉर्टेंट है, लेकिन पल्स भी हो जाती है, पल्स और पल्स भी आ जाए, ऑक्सीजन सैचुरेशन भी आ जाए, तो आपको उस हिसाब से ऑप्शन मिलेंगे। वहाँ पर आपको 2 ऑप्शन राइट नहीं मिलेंगे, ऑक्सीजन सैचुरेशन इज़ राइट ऑप्शन इन पल्स ऑक्सीमीटर, ठीक है। पल्स भी चेक होती है उससे। सेल्फ डिलीवरी में 2 ऑप्शन राइट कभी मिलेंगे ही नहीं एक ऑप्शन में, ठीक है, एक क्वेश्चन में। सेल्फ डिलीवरी के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा होता है, जब सेल्फ डिलीवरी होती है, मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस इन सेफ डिलीवरी, होम, हॉस्पिटल, फील्ड, सड़क, तो आपका हॉस्पिटल है, ठीक है। ओके, हॉस्पिटल में ही आपकी सेल्फ डिलीवरी हो सकती है। फैमिली प्लानिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या मतलब है, फैमिली प्लानिंग क्यों की जाती है, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, इनकम ग्रोथ करने के लिए, एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो आपकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ही आपकी फैमिली प्लानिंग की जाती है। न्यू बॉर्न में नॉर्मल वेट कितना होता है, तो कितना होना चाहिए आपके न्यू बॉर्न में नॉर्मल वेट, तो वो होना चाहिए आपका 2.5 से 3.5 तक, ठीक है। ये वेट अपना याद रख लेना, कोई भी क्वेश्चन है अपना एकदम से कर देना, ठीक है। न्यू बॉर्न में हाइपोथर्मिया कब होता है, न्यू बॉर्न में हाइपोथर्मिया कब होता है, यहाँ पर टेम्परेचर रेंज दी गई है, यानी कि जब आपके एडल्ट्स की जो होती है वो अलग होती है, लेकिन जब कि न्यू बॉर्न होते हैं उसमें हाइपोथर्मिया कब होता है, टेम्परेचर लेस देन 36.5 सेंटीग्रेड या फिर मोर देन 37, तो हाइपोथर्मिया इसे काट दीजिए, क्योंकि आपका मोर देन 37 डिग्री सेल्सियस यानी कि 37 आपका नॉर्मल होता है, ठीक है। उसमें आपका अगर मोर देन या उससे ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो हाइपो में तो आएगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपका टेम्परेचर कम हो रहा है, लेस देन 38 या फिर 37 के बराबर, तो आपका जो अगर लेस देन जा रहा है 36.5 से, यानी कि इतना कम टेम्परेचर हो रहा है, तो है आपका हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया मतलब कि टेम्परेचर उसका लो होना नॉर्मल टेम्परेचर से, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन हैं यहाँ पर।
इंग्लिश ग्रामर, जो कि आपके लिए मतलब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप लोग ना मतलब इतनी ज़्यादा इंग्लिश ग्रामर को लेके बहुत ज़्यादा मुझे होना भी चाहिए। इंग्लिश ग्रामर आपका हैवी सब्जेक्ट, इतना मतलब डिफ़िकल्ट भी है अगर देखा जाए तो इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इंग्लिश ग्रामर में ही क्वेश्चन यूँ ही गलत हो जाते हैं। मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है लेकिन फिर भी मैं अपने क्वेश्चन गलत करके आ गई। मैंने अपना रिजल्ट अपलोड किया हुआ है, शॉर्ट वीडियो में जाके देख सकते हो। मैंने रिजल्ट अपनी जो मैंने प्रिपरेशन की थी उस दौरान के मेरे अपने कुछ नोट्स वो भी मैंने अपने ऐड किए हुए हैं, जाके मेरी शॉर्ट्स चेक कर लेना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना। ऐसे ही आपको हर चीज़ मैं इस पर शेयर करूँगी, जितनी भी मेरी चीज़ें होती हैं अपने एजुकेशन से रिलेटेड, जो भी प्रोफेशनल से रिलेटेड, मैं सब शेयर करती हूँ, ठीक है। तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, तनु खान 000 मेरी आईडी है। मैं आईडी यहाँ पर लिख देती हूँ, तनु खान, और यहाँ आएगा 000, ये मेरी इंस्टा आईडी है, इसको भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर भी स्टोरी वगैरह मैं मेंशन कर देती हूँ, जो चीज़ें आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेंगी। कभी कभी ऐसा होता है स्टोरी लगा रही हूँ तो वहाँ पे मैं लिंक में डाल दूँगी, ठीक है। तो इसलिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो। बाकी सिनोनिम्स की बात करते हैं। एफीमेरल, देखिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी इजी लेवल के नहीं लिए हैं, मॉडरेट से हार्ड लेवल के मैंने यहाँ पर क्वेश्चन उठाए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी हो जाए। तो एफीमेरल का जो सिनोनिम्स होता है वो होता है आपका टेम्पररी, ठीक है। एफीमेरल का जो मतलब होता है ना, वो मतलब ऐसा होता है चलता फिरता, ठीक है। इसका मतलब तो टेम्पररी मतलब कि वो टेम्परेरी है, मतलब चलता फिरता ही है, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें अगर, ल्यूसिड, तो इसकी जो सिनोनिम्स होगी वो क्या होगी? कंफ्यूजिंग, क्लियर, डार्क, कॉम्प्लेक्स। तो आपकी जो ल्यूसिड होता है, उसका जो ल्यूसिड का मतलब होता है एकदम क्लियर, बिल्कुल सपाट क्लियर एकदम, तो उसका यहाँ पर आएगा क्लियर ऑप्शन, राइट। सिनोनिम्स पूछे, एंटोनिम्स पूछते तो हम कंफ्यूजिंग हो जाता, ठीक है। सिनोनिम्स पूछा है टेनासियस, ठीक है। आप इनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना अच्छे से, जो आपके पास कोई ग्रामर की बुक हो तो टेनासियस मैंने यहाँ पर डिफिकल्ट ऑप्शन लिए हैं। आप सोच लेंगे पहली बार हम तो पढ़ रहे हैं इसे, लेकिन अब डिफिकल्ट लिए हैं, ईजी लेती हूँ तब आपको बहुत ईजी लगते हैं, तो इसलिए डिफिकल्ट भी होने ज़रूरी है ना आपके। तो टेनासियस इसका होगा परसिस्टेंस, ठीक है, ओके। एंटोनिम्स पूछा है यहाँ पर स्कैर्सी, ठीक है। स्कैर्सी इसका जो आपका एंटोनिम्स होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अबेंडेंट, ठीक है, ओके। राइट ऑप्शन भी मैंने हुए दिए हैं। रिजिड यानी कि आपका रिजिड, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका फ्लेक्सिबल। ये एंटोनिम्स की बात चल रही है। अगर आपका सिनोनिम्स होता तो रिजिड का जो सिनोनिम्स है वो होता हार्ड या स्ट्रॉन्ग, कोई सा भी इसमें से, ठीक है। स्टिफ मतलब एकदम सख्त, ठीक है। अभी ये आप ना इसे खुद प्रैक्टिस कर लेना। आइटम्स पूछते हैं, हेड द नेल ऑन द हेड, ठीक है, हेड द नेल ऑन द हेड, इसका जो आइटम्स है यानी कि मुहावरा, इसका क्या मतलब है? तो इसमें इसका मतलब होता है टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली, हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि एकदम क्लियर तरीके से समझाना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। फिर से आइटम्स हैं, स्पिल द बिन्स, इसका जो मतलब है वो क्या है, क्या मुहावरा है इसका? तो इसका है मुहावरा आपका रिवील अ सीक्रेट, स्पिल द बिन्स, ठीक है। इसका मतलब होता है रिवील अ सीक्रेट, ठीक है। सारे आइटम्स पढ़ लीजिए, मैंने भी बहुत सारे पढ़े थे, मैं कंटिन्यू पढ़ती थी, लेकिन मेरे इंग्लिश ग्रामर में ही कम रह गए नंबर। तो यहाँ आपका ये स्कोरिंग गेन करने वाला सब्जेक्ट है। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके ईजिली हो जाएंगे, लेकिन आपको पढ़ने की ज़रूरत है इंग्लिश ग्रामर। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि इंग्लिश ग्रामर आप अवॉइड करो, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है आपके स्कोरिंग गेन करने के लिए, ठीक है। एक बार को आप फिजिक्स केमिस्ट्री कर सकते हो क्योंकि उसमें बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन इंग्लिश ग्रामर आप एकदम कंफ्यूज कर देगा आपको। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात चल रही है। अ पर्सन हु लव बुक्स, जो पर्सन बुक्स से प्यार करता है, उसको बुक्स बहुत पसंद होती हैं, तो वो होता है बिब्लियोफिली, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, हु कैन नॉट रीड और राइट, इलिटरेट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओके। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मैनकाइंड को हेट्स करता है, तो वो होता है आपका ये होता है आपका मिज़ैंथ्रोप, ठीक है, मिज़ैंथ्रोप, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्टिव पैसिव की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर है 108, ठीक है। 108 है आपका चेंज इनटू पैसिव वॉइस। देखिए आपने बहुत ज़्यादा डिमांड की, तब मैंने जाके, ऐसा भी नहीं है कि मेरे को नहीं करना था, मेरे को मॉडल्स पेपर बनाने हैं, लेकिन फिलहाल मेरे घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ईद भी है, ईद वाले दिन भी मैं आपके लिए 3 वीडियो अपलोड की थी। अभी आज फिर से ईद का 2nd डे है, बट मुझे उन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। मुझे अपने जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझ पर इतना भरोसा किया है, मुझे उन तक वीडियो पहुंचानी होती है ताकि आप लोगों का भरोसा मुझ तक बना रहे, और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए हर चीज़ ऐसे ही प्रोवाइड करती रहूँ जो आपकी रिक्वायरमेंट हो। आप जब फर्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे तो आपकी इस तरह से हेल्प होगी ताकि आप एकदम से वहाँ पे कॉन्फिडेंट बच्चे बन के जाएँ, एकदम कॉन्फिडेंट, आपको वहाँ पर कोई डर नहीं लगेगा, ठीक है। मैं आपको हर तरह से आपको यहाँ पर चीज़ें बताऊँगी कि क्या होता है फर्स्ट सेमेस्टर में,
तो पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप इसका राइट ऑप्शन देख कर कन्वर्ट कर लेना। मैंने बहुत सारी वीडियो में फॉर्मूलाज बताए हैं आपको, सारी जो वीडियोस है ना नर्सिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश ग्रामर के 100 MCQ की, जाके वो चेक कर लो। मॉडल्स पेपर और भी हैं 8, वो भी चेक कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी, ये करेक्ट करने के लिए हैं। ठीक है, 120 आपके ये मॉडल्स पेपर का 120 का आपका पैटर्न हो गया है, तो ये आपको मिल जाएगा। अभी ना ये आपके लिए सबसे बेहतरीन वाला जो मॉडल पेपर था, सबसे अच्छा वाला था ये। ठीक है, मॉडल पेपर 9। और मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए होंगे इसको प्रैक्टिस करके। मुझे पता है आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, आपने इस मॉडल पेपर को शेयर भी कर दिया होगा अपने ग्रुप में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करना कि मैं ऐसे ही हेल्प करती रहूँ, और दुआ करना, और अपना मेरे लिए भी, और अपनी मेरी प्यारी सी कमेंट कर देना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, कमेंट कर सकते हो। बाय।